अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान का इस वक्त सर फहरिस्त मसला जो है वो तवानाई का है। एक तरफ बिजली की किल्लत है जिसके बायस लोड शेडिंग है, दूसरी तरफ इसकी बढ़ती हुई कीमत है, फिर गैस जो है ज़ाहिर है उसकी भी ज़रूरत और अहमियत अपनी जगह पर है, उसकी भी किल्लत है और उसके साथ साथ उसकी भी अब कीमत बढ़ने जा रही है। इस तवानाई के बहरान का असरात जो हैं वो पाकिस्तान की ज़ाहिर है सनत पर भी पड़ रहे हैं और अब ये बात कही जा रही है कि पंजाब के अंदर 400 सनती यूनिट जो हैं वो बंद हो चुके हैं और ज़ाहिर है उसके असरात जो हैं, चूँकि ये टेक्सटाइल से वाबस्ता हैं, उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान की बरामदात पर पड़ेंगे और तकरीबन $1 अरब की बरामदात जो हैं वो कम होंगी। आज वफाकी वज़रा ने कैबिनेट के इजलास के बाद जो ब्रीफिंग दी है उसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ ये कि उन अवामिल पर रोशनी डाली है जिसके बायस ये किल्लत है और गुज़श्ता 4 साल में जो ताख़ीर हुई है मुख्तलिफ़ बिजली के कारखानों के अंदर उसका भी ज़िक्र किया है, लेकिन एक बात बहुत तवातुर के साथ और एक बड़े अरसे से जो है वो सुनी जा रही है और वो ये है कि ऐसे इलाके जहाँ पे लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं, बिजली की चोरी ज़्यादा है, वहाँ पे लोड शेडिंग का दुरानिया भी ज़्यादा होता है। लेकिन हुकूमत के ये ज़ोमा ये बात बताना पसंद फरमाएंगे कि ये जो लाइन लॉसेस हैं और ये जो बिजली चोरी है इसको रोकने के इक़दामात जो हैं वो किसी ने मरीख़ से आकर करने हैं और अगर इस पर सिर्फ काबू पा लिया जाए तो पाकिस्तान की जो बिजली के अंदर सूरत हाल है वो 20 से 22% तक बेहतर हो सकती है और बिजली की कीमत जो है उसमें कमी भी की जा सकती है, गर्दिशी कर्जा जो है उसकी सूरत हाल भी बेहतर हो सकती है और जो हम हर दूसरे लम्हे एक बहरान में दाखिल हो जाते हैं उसमें से भी निकला जा सकता है। लेकिन हमारा तमाम तर जोर जो है वो इस बात पे है कि किस तरीके से उन प्रोजेक्ट्स की जानिब बढ़ा जाए जहाँ से कमीशन हासिल हो सके और उसको आड़ दी जाए पाकिस्तान की ज़रूरत की, उस तरफ बढ़ा जाए जहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि कुछ फ़ायदा हो सके। लेकिन ये कोई नहीं करता कि ये देखे कि अगर पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाए तो उसके नताइज जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आ सकते हैं और इस जानिब कोई तवज्जो जो है वो नहीं दी गई है। दूसरी चीज़ ये है कि एक आज अच्छी ख़बर यकीनन है कि पंजाब के वज़ीर आला ने 100 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं पंजाब के अंदर उनको मुफ्त बिजली जो है वो देने का ऐलान किया है, लेकिन परनाला वहीं खड़ा रहेगा जब तक सिस्टम जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि IMF जो है उसके साथ मुआहदे का मामला जो है वो अभी तक हवा में मुअल्लक़ है और आज वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ये बात फरमा रहे हैं कि इन ख़बरों में कोई सदाकत नहीं है कि ये मामला मौख़र हो गया है या कैंसल हो गया है। IMF के साथ प्रोग्राम जो है वो ट्रैक पर है, तकरीबन तमाम सख्त शराइत जो हैं वो तस्लीम कर ली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद IMF हाथ बढ़ाने के लिए तैयार क्यों नहीं है और उसके नतीजे में जो मनफी असरात पाकिस्तान की मईशत पर पड़ रहे हैं और मुस्तकबिल के हवाले से जो एक उम्मीद अफजा सिचुएशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। इसकी क्या वजूहात हैं? बुनियादी तौर पर ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, नर्स के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर इशफाक। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपसे ज़रा यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ कि IMF के साथ मामला क्या है। मतलब हम जो कर सकते थे तमाम शराइत जो हैं वो हमने तस्लीम की हैं, वो सख्त फ़ैसले किए हैं, अवाम पर हमने नज़ा का आलम तारी कर दिया है, लेकिन अभी तक एक अनजानी सी खामोशी है। IMF का मसला क्या है? देखिए, IMF को भी अब बिल्कुल पता चल गया है पाकिस्तान के जो सूरत हाल, उन्होंने बहुत ही नेविगेट करके पाकिस्तान को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया और इतना वल्नरेबल पाकिस्तान को बना दिया है कि अब हम उनके हाथों में हैं। दे विल बी टेकिंग पाकिस्तान फॉर ए राइड। बिल्कुल इसमें दो ओपिनियन नहीं होना चाहिए हमारे लोगों को। उन्हें बिल्कुल पता चल गया है कि पाकिस्तान को जहां हम लेकर जाना चाहते थे
22वें प्रोग्राम में हम वहाँ तक हमने पहुँचा दिया है। पाकिस्तान हैज़ बिकम वेरी वेरी वल्नरेबल, और इससे जो मर्जी हम चाहेंगे वो कराएंगे बिल्कुल। और जितना डू मोर का मुतालबा है, हम जो करना चाहेंगे वो पाकिस्तान को करना होगा। तो ये यही है। अभी हमने तो बाकी इकदाम तो कर दिए हैं गालिबन। हमने अभी तक वो जो अकाउंटेबिलिटी लॉ वगैरह के हवाले से कोई कमीशन वगैरह ये कमेटी बनानी थी ताकि वो रिव्यू करे पाकिस्तान के लॉ को, वो अभी तक हमने नहीं उसकी नोटिफिकेशन की है, जिसकी वजह से रुका हुआ है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब फरमाइएगा, इससे जुड़ा हुआ ही सवाल है कि आज पाकिस्तान जो है अपनी दरामदात रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहा है, और जाहिर है कि ये जो 22-23 का माली साल है, इसके दौरान पाकिस्तान की जो डॉलर की ज़रूरियात हैं वो बहुत ख़तीर हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि हम इस वक्त दिवालिया होने और ना होने की जो पुलिस रात है उसके ऊपर चल रहे हैं? देखिए, हम हमारे अपने इन एक्शन और जो जो इकदामात हमने किए हैं, मतलब मुझे हैरानी होती है कि जब लोग ये कहते हैं कि हमने इन इकदामात को करने के बाद हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। कमाल है वैसे ऐसे ऐसे लोगों का भी। इसी को कहते हैं ना कि जूता समेत आंखों में घुस जाना। ये यही कहावत जो है ये ऐसे लोगों के लिए आई है कि जूता समेत आंखों में दाखिल हो जाए लोगों के। तो हमने पाकिस्तान की मईशत को बहुत कमज़ोर कर दिया है। ये बात हमें सबको माननी पड़ेगी। मईशत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। हम शायद अभी श्रीलंका के क्राइसिस की तरफ पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हमारी जो कदम है उसी डायरेक्शन पे हम रवा दवा ज़रूर हैं। अब कितनी जल्दी पहुँच जाते हैं या कितनी देर में पहुँचते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम क्या इक़दाम कर रहे हैं। आपने 22 और 23 के माली साल का और इम्पोर्ट का जिक्र किया है। मैं आपको बताऊं, 4 साल में मैंने नहीं देखा किसी भी क्वार्टर में, लेट मी रिपीट, किसी भी क्वार्टर में कि अननेसेसरी इम्पोर्ट को कैसे कर्ब किया जाए। बातें सब करेंगे, कोई अमली इकदाम नहीं किए गए हैं, और ना 22 और 23 में भी ये अमली इकदाम होंगे। क्योंकि देखें, आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, गैस की भी कीमतें बढ़ेंगी, पाम ऑयल की भी कीमतें बढ़ेंगी, वीट की भी कीमतें, हम इंपोर्ट कर रहे हैं वीट, 3-4-5 बिलियन डॉलर तो हमें वीट में लग जाएगा इसकी इंपोर्ट करने में। हमने फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करने हैं, उसकी कीमतें भी आसमान में पहुंची हुई होगी। तो हमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम नॉन एसेंशियल आइटम जो आज मार्केट में भरे पड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक से लेकर चॉकलेट से लेकर चीज़ से लेकर मोबाइल फ़ोन से लेकर अब एक्सपेंसिव गाड़ियों से लेकर, आपको क्या मैं बताऊं कि हम जहां पर दर्स दे रहे हैं लोगों को कि जी ऑस्टेरिटी करो। मुझे बताया गया है एक वजीर साहब ने 10 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है। यार, ये ऑस्टेरिटी सिर्फ हमारे लिए है, अवाम के लिए रह गई है, गरीब अवाम के लिए रह गई। नहीं, अब इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि कोई चीज़ जो होती है उसकी बुनियाद बनती है, इसका मतलब ये है आप 3 महीने में तो इमारत नहीं गिरा सकते। जब उस इमारत को दीमक लगती है तो करते करते वक्त लगता है। ये जो 4 साल का अरसा गुज़रा है, आपको लगता है कि उसमें जिस तवातुर के साथ वज़राए ख़जाना बदलेंगे, जिस तवातुर के साथ चेयरमैन FBR बदलेंगे, जिस तवातुर के साथ सेक्रेटरी ख़जाना बदलेंगे, और हर आखिरी वज़ीर ख़जाना ने तो ये कह दिया जब वो तशरीफ़ लाए और तकरीबन आखिरी साल था, उन्होंने ये फरमा दिया कि इस हुकूमत की तो इक़्तिसादी सिमत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि गुज़श्ता 4 साल जो हैं वो वजह बने हैं यहाँ तक पहुँचने में। देखिए, जहाँ तक इम्पोर्ट का ताल्लुक है, द आंसर इज़ यस। क्योंकि मैं यही तो चीखता रहा था आपके प्रोग्राम में और जितने भी चैनल्स के प्रोग्राम में, यही मैं कहता रहा था कि खुदा के वास्ते क्या हमारी वक्त की ज़रूरत है अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी। अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव, लेकिन हमने करके नहीं दिया। 4 साल में नहीं करके दिया।
ना पिछली हुकूमत ने करके दिया, ना ये हुकूमत करके दे रही है। और इसके अगर अगला माली साल शुरू हो चुका है, एंड आई डोंट सी एनी डिजायर फ्रॉम एनी क्वार्टर कि हमने इंपोर्ट को कर्ब करना है। बिल्कुल नहीं है। डॉलर बचाने का तो कंसेप्ट नहीं है पाकिस्तान में। तो यार सेविंग अगर हम नहीं करेंगे डॉलर की, तो यार फिर डॉलर कमा लो। इतने डॉलर भी कमा नहीं रहे हैं आप, तो कुछ सेविंग ही कर लो डॉलर को। ए डॉलर सेव इज डॉलर अर्न। लेकिन किसी जगह पे, किसी क्वार्टर में हुकूमत कह ले, हुकूमत से बाहर कह लें, कहीं पर डिजायर नहीं है कि हमने डॉलर की सेविंग करनी है। डॉक्टर साहब मैं आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर इशफाक से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आगे बढ़ने से पहले ज़रा ये आईएमएफ वाला मामला देख लें। अब आईएमएफ का हो जाना जल्दी इसलिए भी ज़रूरत है कि उसके असरात पड़ते हैं, स्टॉक मार्केट पे भी पड़ते हैं, आपकी अमूमी मार्केट पे भी पड़ते हैं, आपके बैनुल अक़वामी जो माली मामलात हैं उन पर भी पड़ते हैं। तो ये जो आईएमएफ वाला मामला है, आपको लगता है कि ये अगले चंद दिनों या हफ्तों में कुछ हो जाएगा, या आपको लगता है कि ये कोई और ही कहानी है, कोई और ही एजेंडा है? देखिए, अगर आईएमएफ का पर्पस यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजीद कमज़ोर किया जाए, तो वो अपने बिल्कुल एजेंडे पे सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। और मैं यही समझता हूँ कि आईएमएफ ने शायद अपनी तारीख में कभी भी इतना ब्रूटल एटीट्यूड किसी भी मुल्क के साथ नहीं रखा था जितना वो आज पाकिस्तान के साथ है। और ये आईएमएफ का ये फैसला नहीं होता है कि हमने ब्रूटल होना है या ज़रा बेनाइन होना है, ये कहीं और से फैसला उसको कहा जाता है करने के लिए। तो अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान की मईशत को इतना कमज़ोर कर दो कि ये खड़ा ना हो सके, फिर तो वो अपने 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 जो मकासद है उसको हासिल करने के लिए बिल्कुल सही सिमत में वो जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये अमेरिकन प्रेशर है? देखिए, अब प्रेशर है या नहीं है वो तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि वो मेजर शेयर होल्डर है, उनका बड़ा रोल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जिन्होंने डील किया है वो जानते हैं। आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म खुद क्यों नहीं बात करते आईएमएफ के सरबराह से कि भाई प्रॉब्लम क्या है, जब सब चीज़ें हम मीट कर रहे हैं, हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, हम इस बुनियाद पर हमने आगे बढ़ना है, तो फिर ये मसला क्या है? देखिए, आईएमएफ का उसके सरबराह जो है वो अगर उनका पर्पस ये है कि बात नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे, नहीं भी कर सकते। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉल करें उसको वो बताएं तो वो कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, आप हम सही सब सही कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये इंटरनेशनल लेवल की इंटरनेशनल रिलेशंस के सवालात हैं। ये फॉरेन ऑफिस वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, इसमें आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये दो मुल्कों के दरमियान एक रिलेशंस को भी ये बताता है कि कितने कोर्डियल रिलेशन है या कितने ख़राब हैं रिलेशंस। लेकिन ये फरमाइएगा कि ये भी तो नहीं हो रहा ना कि बाकी जो मालियाती इदारे हैं वो कोई आगे बढ़े हों, या हमारे दोस्त जो हैं वो इस तरीके से बड़े हों कि ठीक है ये एफर्ट कर रहे हैं, इस वक्त ये क्राइसिस से निकल जाएं, आगे चला जाए। क्योंकि ये तो अगर आईएमएफ नहीं होता है तो ये मामला जो है ये तो बहुत आगे चैलेंजिंग हो जाएगा। आपके सारे सवालात आज जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। अगर हमारे दोस्त आज हमारे लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल में चाइना तो बढ़ा, उसने आपको $2.5 बिलियन तो आपको दे दिया उसने, तो वो दोस्त तो आगे बढ़ा है जिसको हम घास से डालते हैं आजकल, वही काम आता है आपके। और जिन पे आप तकिया किया हुआ है
तो वहां से क्यों नहीं मदद मांग लेते हैं आप? तो अच्छा ये अब सवाल सारे जो है ठीक आपके आज फॉरेन रिलेशन से क्या हैं, कर दिया। अच्छा जिसको अब ये मैं हमें ये इस तरफ आ रहा था बुनियादी तौर पे कि अब इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है कि ज़र मुबादला के ज़खायर की जो सिचुएशन है उसको बिल्ड करना भी मकसूद है। ये तो नहीं हो सकता वो ड्रेन होते रहें, और अगर आपकी दरामदाद की यही सूरत हाल रहती है तो आप क्या समझते हैं कि कितनी अफोर्डेबिलिटी है और सस्टेनेबिलिटी है? देखिए, इस तरीके से तो मुल्क नहीं चल सकता है। ये कई मरतबा मैं ये कह चुका हूँ। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को नहीं आता है। इस तरीके से कोई मुल्क चल नहीं सकता है कि जिसकी जेब में पैसे ना हो वो 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ इंपोर्ट करे। और ये वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे लीडर हैं, लीडर। तो इस तरीके से क्या मुल्क चलता है? आप खुद सोचें ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले आप अपने किरदार को बनाओ इस तरीके से, ताकि वो फिर आवाम से डॉक्टर आप साहब कहें। जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ज़ाहिर है एहसन इकबाल पे लगाया जा रहा है, वो इस बात की तरदीद कर चुके हैं। उन्होंने अपने ट्विटर मैं मैसेज में कहा है कि नहीं, मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया। नहीं, देखिए, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया आपसे, लेकिन ये है कि आप, मुझे नहीं पता कि ये एहसन इकबाल साहब है या कोई और साहब है। ये मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। अगर तरदीद के किया होगा तो ठीक ही किया होगा उन्होंने। अच्छा अब ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि ऐसी सूरत हाल में जब बिजली का बहरान भी है, वफाकी काबीना के इजलास के बाद आज जो ब्रीफ किया गया वो वही राम लीला की कहानी है जो हम अरसे से सुनते आ रहे हैं। उनको मुख्तलिफ़ पैराए में मुख्तलिफ़ चीज़ों को जोड़ के इकट्ठा कर दिया जाता है। निशानदेही बीमारी की अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, इलाज जो है वो भी सामने है। क्या होता क्यों नहीं है, हो क्यों नहीं रहा? मुझे वैसे एक चीज़ वाकई समझ में नहीं आ रही है कि फरवरी में तो इस तरह की लोड शेडिंग तो नहीं हो रही थी। ये 9-10 अप्रैल के बाद से क्यों शुरू हो गई? पहले क्यों नहीं हो रही थी लोड शेडिंग? ये अचानक क्या हो गया पाकिस्तान को कि हर चीज खराब हो गई है? कभी सोचा है आप लोगों ने ये क्यों हुआ है ऐसा? ये पहले इतनी कंप्लेन तो नहीं करते थे लोग ना। हमने कभी इतने इतने बड़े पैमाने पर लोड शेडिंग तो नहीं देखी। तो ये चंद दिनों में क्या इतना फर्क पड़ गया कि आज हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है? कहीं पर तो कोई प्रॉब्लम तो है। तो ये निशानदेही करें उन प्रॉब्लम्स की कि ये सिर्फ ये कह देने से कि माजी के हुक्मरानों ने ये किया। बड़ा आसान काम होता है ये बैक मिरर देख के गाड़ी चलाना, और उससे एक्सीडेंट का भी खतरा होता है। हमारी आदत आ गई है हमारी इसमें सियासत में, हमेशा बैक मिरर देख के गाड़ी चलाएंगे कि जी ये सब काम माजी के हुक्मरानों ने किया, सब ने माजी के हुक्मरानों पर डाल देते हैं। तो यार इस तरीके से तो नहीं चलता माजी के हुक्मरानों पे। लोग कुछ इस मुल्क में ये चीज़ों को समझते भी हैं, वो जानते भी हैं। जैसे मैं सवाल रेज कर रहा हूं कि 28 फरवरी तक तो ये काम नहीं हुआ था लोड शेडिंग का, ये अचानक कैसे हो गया? मैं इस पे एक सवाल है मेरा, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ, सवाल आपसे करता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब डॉक्टर इशफाक साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जब आप बात कर रहे थे, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको ये लगता है कि हमने ऐसे मंसूबे लगा लिए हैं जिनमें महंगा फ्यूल इस्तेमाल होता है, और ख़दशा ये है कि इस वक्त जो फ्यूल की कास्ट है, अगर उसकी बुनियाद पर उन कारखानों को चलाया जाता है तो वो इतनी महंगी बिजली पैदा करेंगे कि सर्कुलर डेट जो है वही हाथों से निकल जाएगा? हो सकता है, हो सकता है। ये तो जो एनर्जी के जो एक्सपर्ट हजरात हैं, मेरे इतनी एक्सपर्टीज नहीं है उसमें, वो आपको बताएंगे कि हमने इतनी जो महंगी बिजली इस मुल्क में लगाया है। देखिए, पहले केस को बिल्ड किया जाता है, लोड शेडिंग करा करा के इंसान को जब इतना तंग कर दिया जाता है, वो कहता है कि यार जो जिस पैसे में भी हो मुझे बिजली मिले। तो यही वो मौका होता है कि आप
अपना खेल शुरू करते हैं और एक्सपेंसिव जो बिजली घर आप लगा डालते हैं और उसके बाद सारी कौम भुगतती रहती है उसके बाद से। तो पहले केस को बिल्ड किया जाता है ना, ये आखिर में रेंटल पावर जो आया था वो किस लिए आया था? केस को बिल्ड किया गया था ना उस वक्त। इतनी लोड शेडिंग करा के हमने कहा कि जी बस सिर्फ अब रेंटल पावर ही रह गया है, उसके जरिए से उसके से जो कुछ बिजली आएगा पाकिस्तान में आएगा। तो फिर आपने देखा कि फिर क्या क्या उसके बाद जो चीज़ें बाहर आई मीडिया के जरिए से, वो हमारे सामने है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले केस को बिल्ड किया जाता है इतनी परेशानी क्रिएट करके, उसके बाद फिर कहा जाता है इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है, तो द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लांट फिर आप लगाते हैं, फिर वो आने वाली नस्लें जो है उसको भुगतती रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा आपको की तरफ आ जाएं, ये फरमाइएगा कि 20% अफरात ज़र और ये जो हैवी टैक्सेशन हुई है, कैन दे गो टुगेदर? जो उन लोगों से, उन जो हुकूमत के जो लोग होते हैं जो इसको जस्टिफाई करते हैं कि इससे मईशत मजबूत होगी, अल्लाह ताला ही उनसे पूछेगा क़यामत के दिन में कि क्यों झूठ बोला करते थे ये गरीब आवाम को, क्यों बोला करते थे। यार जिस मुल्क में 22-23% इन्फ्लेशन हो, हमने तो सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा है ना, जो इंडस्ट्रीज वाले जो फेस करते हैं, उनके जो इनपुट की जो कीमतें हैं उसकी रिफ्लेक्शन आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स से आता है, वो है तकरीबन 40% बढ़ा हुआ, 40%। तो जहां पर होलसेल जो प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन है जो रिलेवेंट है इंडस्ट्रीज के लिए, वो अगर 40% पे है, तो आप बताएं कि क्या हमारी इंडस्ट्रीज कंपीट कर सकेगी इंटरनेशनल मार्केट में? और फिर हम कहें कि इससे मईशत बेहतर होगी, तो मैं दाद देता हूं ऐसे लोगों को कि कितने उस किस्म के जहन भी रखते हैं कि क्या कहूं मैं, बस इससे ज़्यादा आगे मैं कहना नहीं चाहता हूं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। आप ज़रा क्लियरली बताएं ना कि क्या आगे फिर नक्शा क्या है? नक्शा ये होगा कि आपकी इकॉनमी 2 से 2.5% ग्रो कर जाए 2022-23 में, तो मैं बहुत बड़ी दाद दूंगा उनको। आप ये कह रहे हैं कि 2 से 2.5% नहीं ग्रो करेगी मुल्क की मईशत इस साल? कोई बता दे मुझे, इतना बड़े इकोनॉमिस्ट इस मुल्क में बैठे हुए हैं, आके मुझे बता दे कि जहाँ पर आपकी ज़राअत जो है, जो जहाँ पर आपको डीजल का इस्तेमाल होता है आपके ट्रैक्टर में, आपके थ्रेशर में, और ये जब ये जहाँ से पानी आप अपने खेतों में डालते हैं, ट्यूबवेल के निज़ाम जिसको कहते हैं, सब चीज़ डीजल पे अगर चल रही हो, फर्टिलाइज़र एक्सपेंसिव हो जाए, पेस्टिसाइड एक्सपेंसिव हो जाए, तो वो ज़राअत जो है वो खड़ी हो सकती है आपके। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज को ले लें कि जब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आसमान में पहुंच जाए, वो इंडस्ट्रीज क्या चलेगी? जब उसको बिजली ना मिल रहा हो, वो इंडस्ट्रीज क्या चलेगी? जब गैस ना मिल रहा हो, वो इंडस्ट्रीज क्या चलेगी? और जब मुल्क की मईशत का पहिया अगर नहीं घूमेगा, तो यह आपके ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सर्विसेज, ये कहां से चलेंगे? ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि अगर आप इस वक्त मुआशी सरगर्मी पर नज़र डालें तो आपको पहिया जो है वो रुकता हुआ दिखाई दे रहा है? आपने अभी तो इंट्रोडक्शन में कहा कि 400 इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, मुझे ये इत्तलात कराची से भी मिल रही हैं। तो जब सनतें बंद होनी शुरू हो जाए तो आपका पैदावार कम हो जाएगा ना, प्रोडक्शन कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो आपकी जीडीपी में उसकी कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगी। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो कह रही है हमने ये सख्त फैसले लिए हैं, बिजली की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, तो क्या इससे जो रियासती अमल है वो आगे बढ़ेगा नहीं, या आपको लगता है कि कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना पड़ेगा? देखिए, ये जो कहा जाता है कि हम सख्त फैसले ले रहे हैं ताकि मईशत बेहतर हो, मैं दाद देता हूं उनकी अक्ल को, बस इससे ज्यादा नहीं कहूंगा मैं।
नहीं, कुछ तो बताएं ना डॉक्टर साहब, इससे तो कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि आप खाली अकल को ना दाद दें, आगे बताएं भी तो सही ना कि क्या हो रहा है। देखें, जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पाकिस्तान हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए लो कॉस्ट इकोनॉमी टू ए वेरी हाई कॉस्ट इकोनॉमी। तो जिस मुल्क के तमाम पैदावारी जो इनपुट्स हैं उसकी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए तो आपके जो पैदावार जब आप करेंगे और उसकी जो प्राइस आएगी मार्केट में, आप कहां बेच सकेंगे दुनिया में? आप दुनिया में नहीं कंपीट कर सकेंगे। तो क्या करेंगे आप? जहां जो 100 यूनिट बना रहा था वो कहेगा मैं तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाऊंगा, तो अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए मैंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, वो 100 के बजाय 50 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। तो आपका प्रोडक्शन कम हुआ कि नहीं हुआ? तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है तो उस मुल्क में पैदावार गिर जाते हैं। अब आपको क्या लग रहा है, समझ नहीं आ रही है, कंफ्यूजन ज्यादा है, कोई वसाइल महदूद हो गए हैं, रास्ता नहीं दिख रहा, क्या है, वजह क्या है? देखिए, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस मुल्क में, और ये मैं बहुत स्ट्रांग अल्फाज बोल रहा हूं, इस मुल्क में किसी को पाकिस्तान की मईशत से कोई हमदर्दी, कोई दिलचस्पी नहीं है। जाती मईशत ठीक होनी चाहिए, बस। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो फैसले भी हो रहे हैं वो जाती मफादात के लिए हो रहे हैं? इसमें से जो रिजल्ट आएगा वो वही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को आगे लेके चलना है, ये जज्बा मैं कहीं पर नहीं देखता हूं, किसी क्वार्टर में नहीं देखता हूं कि यार ये हमारी इकोनॉमी है, इसको लेके आगे चलो। अपने बांग्लादेश को देखो कि जब वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया पद्मा रिवर पे ब्रिज बनाने के लिए कि हम फंडिंग नहीं देंगे आपको, इसमें करप्शन है, फला है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ना दें, हम अपने बजट से बनाएंगे। और उन्होंने बजट से बनाकर दिखा दिया। क्या था? जज्बा था कि हमने ये काम करना है, वो कर गए। मैं वो जज्बा पाकिस्तान में नहीं देखता हूं। आखिरी सवाल, क्या पाकिस्तान IMF के बगैर चल सकता है? देखिए, ये सवाल 4 साल पहले भी आपने मुझसे कहा था। 4 साल पहले मैंने कहा था कि बिल्कुल कर सकता है। अब शायद मुझ जैसे इंसान के जुबान को रोकने के लिए भी इतनी हालात को खराब कर दिए गए हैं कि डॉक्टर अशफाक भी कहेगा कि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, चले जाओ चुप से, क्योंकि तुम वो काम करने के काबिल नहीं रहे हो। जो फैसला करना है वो सलाहियत नहीं है तुम्हारे अंदर में, पहले थी 4 साल पहले। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर इशफाक, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।